हेलो प्यारे बच्चों, बूस्टर क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव, विभवांतर, समविभव पृष्ठ और स्थितिज ऊर्जा। यह भी वीडियो थोड़ी लंबी तो ज़रूर होगी, लेकिन आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अब पढ़ाई को टालना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि परीक्षा का डेट बहुत नज़दीक है और आप लोग को इतना बड़ा कोर्स रिवीजन करना है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद्युत विभव से। तो विद्युत विभव की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि अगर किसी भी एकांक धन परीक्षण आवेश को हम लोग अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ए है, इस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। अगर इसका हम लोग फार्मूला लिखें तो V इक्वल टू होता है W/Q0। V इक्वल टू W/Q0। अब इसी से परिभाषा बनाया गया है। परिभाषा में क्या बोला गया है, एकांक धन परीक्षण आवेश को, यहाँ पर भी जब बट्टा के नीचे कुछ भी आता है तो उसको हम लोग परिभाषा बनाते समय उसको एकांक में लेते हैं। और चूंकि यहाँ पर इस आवेश को बस टेस्ट करने के लिए लाया गया है, तो इसलिए क्या बोला गया है, परीक्षण आवेश बोला गया है। और हमेशा परिभाषा पॉजिटिव से ही बनाया जाता है, तो धन परीक्षण आवेश बोला गया है। अब यदि अनंत से क्यों हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि अनंत पर किसी भी आवेश का, किसी भी क्षेत्र का विभव शून्य माना जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आवेश को अनंत से लेकर आएंगे और अनंत से लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा एकांक परीक्षण आवेश द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। हो गया क्लियर? परिभाषा हम लोग इस फार्मूले से याद रख सकते हैं। फिर से अगर हम इसको रिपीट करें तो क्या हो जाएगा कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर जो भी हम लोग कार्य करेंगे विद्युत बल के विरुद्ध करेंगे। अगर कोई विद्युत बल नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा, जब कोई कार्य नहीं होगा तो उस बिंदु का विभव शून्य हो जाएगा। इसलिए अगर हम लोग को विद्युत विभव ज्ञात करना है तो विद्युत क्षेत्र में ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में जब हम लोग किसी आवेश को लेकर आते हैं तो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना भी यह कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। हो गया क्लियर? यह एक अदिश राशि है, यानी इसमें हम लोग को दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, लेकिन जो विद्युत विभव है वह एक अदिश राशि है। हो गया क्लियर? चलते हैं हम लोग आगे। अब इसका हम लोग मात्रक और बीमा देखेंगे। मात्रक और बीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग अभी फार्मूला लिखे हैं उस फार्मूले को लिखेंगे। तो फार्मूला में क्या लिखा गया था, V इक्वल टू W/Q0। तो अगर मात्रक ज्ञात करना है इसका तो लिखेंगे V का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, W का मात्रक और बट्टा Q0 का मात्रक। W का मात्रक बट्टा Q0 का मात्रक। अब चूंकि हम लोग दोनों का मात्रक जानते हैं, W का मात्रक क्या होता है, W का मात्रक हो जाता है जूल। W क्या है, कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और जो यहाँ पर नीचे Q0 है वह एक आवेश है, और आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका मात्रक जो होगा, V का जो मात्रक होगा, विद्युत विभव का जो मात्रक होगा वह जूल प्रति कूलाम होगा। लेकिन इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। और वोल्ट की परिभाषा अगर हम लोग को लिखना हो तो क्या करेंगे, अगर हम लोग को 1 वोल्ट की परिभाषा लिखनी है, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो यहाँ पर W है वह क्या लेना पड़ेगा, 1 जूल लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम लोग को इकाई चाहिए तो इन दोनों को भी हम लोग को क्या करना है, इकाई के रूप में ही लेना है। तो W भी इकाई हो जाएगा, यानी 1 जूल ले लेंगे। और जो Q0 है वो भी इकाई में होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कूलाम ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 कूलाम होगा। अब इस आधार पर अगर हम लोग को वोल्ट की परिभाषा बतानी हो तो क्या बोलेंगे कि यदि किसी 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। फिर से सुनिए, किसी 1 कूलाम धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। हो गया क्लियर? अब इसी तरह से हम लोग बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं।
अगर बीमा ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला लिखेंगे। अगर हम लोग को बीमा ज्ञात करना है तो लिखेंगे V इजकल टू डब्लू अपान क्यू नॉट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे V की बीमा बराबर हो जाएगा डब्लू की बीमा और बट्टा नीचे हो जाएगा क्यू नॉट की बीमा। क्या लिखेंगे, क्यू नॉट की बीमा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो डब्लू की बीमा होती है वो किसके बराबर होता है, डब्लू की बीमा होता है ml² T/-2, और क्यू नॉट की बीमा कितनी होती है, इसकी बीमा होती है A/T के बराबर। अब इन दोनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो पूरा का पूरा बीमा क्या बनेगा, ये हो जाएगा ml² होगा, T/-2 था और नीचे से भी t जाएगा तो कितना हो जाएगा, t पर हो जाएगा -3, और फिर जो a है, a नीचे है तो इस पर पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यह a पर पावर -1 हो जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है विद्युत विभवांतर। जैसे हम लोग विद्युत विभव पढ़े थे उसी तरह से विद्युत विभवांतर भी है। तो विद्युत विभव जो होता है वह सिर्फ एक बिंदु के लिए ज्ञात किया जाता है, लेकिन जो विभवांतर होता है वह दो बिंदुओं के लिए ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। अब इनके बीच का जो हम लोग विभवांतर ज्ञात करेंगे वह क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होगा। लेकिन अगर हम लोग को डायरेक्टली अगर बिंदु ए का और बिंदु बी का विभव न ज्ञात हो तब भी हम लोग ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो परिभाषा पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पर है, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, यहाँ पर कोई एकांक धन परीक्षण आवेश लेंगे और इसको इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर जाएंगे तो विद्युत बल के विरुद्ध जितना भी कार्य करना पड़ेगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। अगर हम लोग फार्मूला लिखें तो जो विभवांतर होता है वो विभव के अंतर के बराबर होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा V इजकल टू, ये हो जाएगा WAB क्यों लिखा गया है, यह वह कार्य है जो किसी एकांक परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में करना पड़ रहा है, और नीचे जो भी हम लोग एकांक परीक्षण आवेश लिए हैं उससे भाग दे देंगे। तो परिभाषा हम लोग इसी के आधार पर बताए हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर डेल्टा V लिखा गया है। डेल्टा V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V को लिख सकते हैं VV माइनस VA इजकल टू, ये हो जाएगा WAB अपान क्यू नॉट। यहाँ पर AB लिखा गया है लेकिन कोई भी बिंदु हो सकता है। अगर P और Q के बीच का विभवांतर ज्ञात करना हो तो हम लोग PQ भी लिख सकते हैं। मतलब जिन बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होगा उन्हीं को यहाँ पर लिखा जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, एक बात और है इसमें कि जो विद्युत विभवांतर है उसका भी मात्रक वही होगा जो विद्युत विभव का होगा। जैसे विद्युत विभव का मात्रक क्या था, वोल्ट था, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट लिख सकते हैं या जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। और जो उसकी बीमा थी वही बीमा इसकी भी होगी। बीमा उसकी कितनी थी, उसकी बीमा थी ml² T/-3 और A इनवर्स क्या था, ml² T/-3 है और यहाँ पर है A पर -1। हो गया क्लियर। तो जो विभव का मात्रक होगा वही विभवांतर का भी मात्रक होगा, और जो विभव का बीमा है वही विभवांतर की भी बीमा होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई राशि नहीं है, क्या है, एक मात्रक है। और ये किसका मात्रक है, यहाँ पर नाम पढ़ने पर तो लग रहा है कि यह कोई वोल्ट है, यानी विभव या विभवांतर का मात्रक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। अब इस मात्रक हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, इस परिभाषा को पहले पढ़ा जाए।
तो इसमें क्या दिया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। अब यहाँ पर दो बिंदु हैं, अगर इन दोनों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब यदि हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित करके देखें, चूँकि जूल क्या है, यह भी कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह भी क्या है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। अब चूंकि दोनों एक ही राशि के मात्रक है तो इनको एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित करना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग क्या देखे थे, परिभाषा में देखे थे कि यह वह कार्य है जो उन बिंदु के बीच इलेक्ट्रॉन को ले जाने से प्राप्त होता है जिनके बीच का विभवांतर 1 है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं जो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हो जाता है Q इंटू वी। अभी हम लोग परिभाषा देखे थे V का, तो उसमें क्या पढ़ा गया था कि जो V होता है वह कार्य बट्टा Q के बराबर होता है, W अपान Q के बराबर होता है। तो वहाँ से अगर हम लोग कार्य ज्ञात करें, W का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, Q इंटू वी के बराबर होगा। अब चूंकि जो यहाँ पर आवेश है जो हम लोग परिभाषा में देख रहे हैं वो क्या है, जो आवेश है वह 1 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद से जो यहाँ पर V है, जो विभवांतर है इन दोनों बिंदुओं के बीच का, वह किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पर क्या बोला गया था कि विभवांतर क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। अब यदि हम लोग इन दोनों का गुणा कर दें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। क्लियर हो गया। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर लिख सकते हैं। अब यदि कहीं पर भी कोई राशि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई हो तो उसको अगर जूल में परिवर्तित करना हो तो क्या करेंगे, उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे। और अगर वैसे ही अगर जूल में कोई राशि दी गई है, कोई कार्य दिया गया है, कोई ऊर्जा दिया गया है, तो उसको अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करना हो तो क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित हो जाएगा। अगर इससे गुणा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में परिवर्तित हो जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी अगर कोई सिंगल आवेश हो, बिंदु आवेश हो, सिंगल बिंदु आवेश हो तो क्या करेंगे, उसके आसपास हम लोग विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो मान लो यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है Q, बिंदु आवेश कितना है, बिंदु आवेश है Q। इससे हम लोग को R दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करेंगे, R दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, और यह जो बिंदु है वह बिंदु P है, इस पर हम लोग को विद्युत विभव ज्ञात करना है। यह मान लीजिए बिंदु O है और यह बिंदु P है। अब हम लोग को परिभाषा के अनुसार चलना है। परिभाषा में क्या बताया गया है कि आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो आवेश है वह अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत पर है, और अनंत से हम लोग इसको लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर रास्ते में दो बिंदु हम लोग मान लेंगे, एक बिंदु है B और दूसरा बिंदु है A मान लेते हैं। पहले जो ये वाला बिंदु है वह क्या है, A है, और ये वाला बिंदु क्या है, B है, और इनके बीच की दूरी हम लोग मान लेंगे dx के बराबर है। यह दूरी कितनी है, dx के बराबर है। और जो O से A की दूरी है वह किसके बराबर है, वह मान लिया जाए इस समय x के बराबर है, क्योंकि x हमेशा परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि जब आवेश को हम लोग अनंत से बिंदु P तक लेकर आएंगे तो जो यह दूरी होगी हर समय यह बदलती रहेगी, लेकिन जो R दूरी है, जो बिंदु P की दूरी है, वो तो फिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्य ज्ञात करेंगे। कार्य कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करेंगे, तो अभी हम लोग A से B तक कार्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा A से B तक। हाँ, यहाँ पर आवेश हम लोग कितना रखे हैं, आवेश रखे हैं Q0 के बराबर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर परीक्षण धनावेश लेंगे। जब तक आवेश नहीं लेकर आएंगे तब तक इस पर कार्य तो करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश ले लेंगे Q0, और Q0 को हम लोग क्या कर रहे हैं, A से B की तरफ लेकर जा रहे हैं।
और ए से बी की तरफ ले जाने में जो विस्थापन हो रहा है वह dx के बराबर हो रहा है। तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य हम लोग पहले लिखेंगे। तो जो एक कार्य होगा वह क्या होगा, अभी अल्प होगा, क्योंकि हम लोग अभी पूरा कार्य नहीं ज्ञात कर रहे हैं, यानी अनंत से पी तक अभी कार्य नहीं ज्ञात किया जा रहा है एक ही बार में। अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटे से टुकड़े यानी छोटे से पथ के लिए ए से बी तक के लिए पहले कार्य ज्ञात करेंगे। तो जो कार्य होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू इजकल टू एफ इंटू यहाँ पर माइनस dx लेंगे। माइनस dx इसलिए लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वह घट रही है। जब हम लोग क्यू नाट को ए से बी की तरफ लेकर आ रहे हैं तो ओ से इसकी दूरी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है, और जब दूरी घटती है तो हम लोग निगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर एफ का मान भी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आवेश क्यू है और यहाँ पर आवेश क्यू नाट है। तो कूलाम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं एफ का मान, कूलाम के नियम से एफ का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग Q1 Q2 न लेकर क्या लेंगे, Q और Q नाट। यहाँ पर हो जाएगा Q और इंटू यहाँ पर हो जाएगा Q नाट अपान इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है x, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा x स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब यहाँ से अगर हम लोग इस मान को इसमें रखें तो डी डब्ल्यू का मान क्या होगा, डी डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा, एफ का मान कितना है, एफ का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नाट अपान x स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया इंटू dx। ये तो हो गया अभी डी डब्ल्यू का मान। अब यदि हम लोग को पूरा कार्य ज्ञात करना हो, कहाँ से कहाँ तक, अगर हम लोग को पूरा अनंत से बिंदु P तक कार्य ज्ञात करना हो, यानी अनंत दूरी से r दूरी तक जो कार्य होगा अगर वह ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देंगे। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जो W का मान होगा वह किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू R। हम लोग क्या कर रहे हैं, अनंत से R तक बिंदु को ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को ला रहे हैं। तो जो यहाँ पर लिमिट होगा वह कहाँ से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट टू R होगा, और बाकी सब हम लोग यही उतार देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नाट अपान x स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर W का मान हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर इनफाइनाइट टू R, और जो भी पहले कांस्टेंट है, 1 मिनट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे। कांस्टेंट यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। ये हो गया बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर Q और Q नाट भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि ये दोनों भी बदल नहीं रहे। बदल रहे हैं तो कौन बदल रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर बदल रहा है या dx बदल रहा है। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी को बाहर हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू Q नाट, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ओवर इनफाइनाइट टू R, और यहाँ पर बचा है 1/x स्क्वायर और इंटू dx। 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग जो माइनस dx लिखे थे वह छूट रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस dx होगा, और इस माइनस को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, या लिख सकते हैं W इजकल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नाट, और जब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x के बराबर होगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ पर जैसे अगर इसको हम लोग सिंपल में लिखें तो x⁻² होगा। अब जब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना होता है तो एक फार्मूला होता है, यदि x⁴n है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1। हो गया क्लियर। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो x⁻² है उसका इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा x⁻²+1/-2+1। अब यहाँ पर जो x है उस पर बचा है -1,
तो यदि x पर -1 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर -2 + 1 है, यह क्या है, यह -1 के बराबर है, तो -1 से भाग देंगे तो आगे ये माइनस आ गया। हो गया क्लियर। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट टू आर। इनफाइनाइट टू आर लिमिट लगाने के बाद से जो आगे माइनस है और यहाँ पर जो माइनस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पर तब हम लोग लिख सकते हैं W = 1/4πε0। यहाँ पर बचा है Q × Q0 और अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है 1/x। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट लिखेंगे तो 1/ हो जाएगा r माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा यह 1/∞। अब हम लोग जानते हैं कि W बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0। यहाँ पर 1/ जो इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इस पद को छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी। तो क्या बचा है, 1/r बचा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं Q × Q0/r। हो गया क्लियर। ये तो हो गया W का मान। अब हम लोग को ज्ञात करना है विभव का मान। तो विभव हम लोग कैसे बताएंगे, विभव के लिए हम लोग परिभाषा देखे थे, उसमें क्या देखा गया था, विभव के लिए हम लोग पढ़े थे कि V = होता है W/Q0। क्या होता है, V = होता है W/Q0। अब यहाँ से अगर हम लोग W की वैल्यू रख दें, W का मान क्या है, W का मान है 1/4πε0 Q × Q0/r है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, r जो Q0 है उससे भाग दे देंगे, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हम लोग के पास सिर्फ यहाँ पर बचेगा V = 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q/r। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर। अब इस पूरे स्लाइड को हम लोग एक साथ भी देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है पूरा, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पर। हाँ, इसमें एक इसी पर न्यूमेरिकल दे दिया गया है, जो हम लोग भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। उसमें क्या बोला गया है कि 2 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी पहले आंकड़े दिए गए हैं उसको लिख लिया जाए। तो यहाँ पर जो Q का मान है, Q का मान कितना है, Q का मान दे दिया गया है 2 माइक्रोकुलाम। कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है। सबसे पहले तो इसको हम लोग कुलाम में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे माइक्रो को हम अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। उसके बाद से जो दूरी दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर r का मान है 10 सेंटीमीटर। जब इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10/100 मीटर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है, 1/10 बचा है। r का मान कितना है, 1/10 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम लोग को v का मान ज्ञात करना है तो v बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 Q/r के बराबर होता है। तो इसमें जितने भी मान हम लोग को ज्ञात हैं उसको रख दिया जाए। तो इसका मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं इसका मान होता है 9 × 10⁻9 और गुणे फिर यहाँ पर Q का मान कितना है, Q का मान दे दिया गया है 2 × 10⁻⁻6 अपान R का मान कितना है, R का मान है 1/10। अब ये फिर पलटेगा तो यह 10 बन जाएगा। तो पूरा मिलाकर यहाँ पर 9 और 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 10 पर कितना पावर मिल रहा है, यहाँ पर है +9, यहाँ पर है -6 और नीचे से भी गया एक तो हो गया +1, या 18 गुणे 10 पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
+4 हो जाएगा। अब यदि इसको हम लोग मानक रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁴, यहाँ से भी एक पावर मिला है तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁵ वोल्ट। हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे और बढ़ेंगे। हाँ, अभी तक हम लोग देखे थे कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत विभव है वह एक अदिश राशि है, और अदिश राशि होने के कारण किसी भी बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण जितना भी विद्युत विभव होगा उसके बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। यदि यहाँ पर हम यह मान लें कि बिंदु P पर Q1 के द्वारा जो विद्युत विभव है वो V1 है, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 अपान R1। ये जो दूरी है हम लोग सिर्फ क्या मानेंगे, R1 मानेंगे। उसी तरह से V2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2। इसी तरह से हम लोग अन्य सभी विभव को भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब जितने भी विभव यहाँ पर आरोपित हो रहे हैं इन सभी विभव को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम लोग को कुल विभव ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर V बराबर लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, इसी तरह से डैश लगा देंगे, कहाँ तक, जहाँ तक जितने भी यहाँ पर आवेश उपस्थित होंगे। यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, यह मान लो कि यह Vn है। अब सबका मान रखेंगे तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 के लिए क्या होगा, Q1 अपान R1। V2 के लिए क्या होगा, Q2 अपान R2। हाँ, इन सभी में से हम लोग क्या कर लिए, हम लोग देख रहे हैं क्योंकि सभी पदों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो क्या कर दिए, सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। और यहाँ पर इसी तरह से क्या होगा, जो V3 है उसके लिए हो जाएगा Q3 अपान R3। इसी तरह से डैश कर देंगे, कहाँ तक के लिए, यह हम लोग n तक के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Qn अपान Rn। और इस तरह से हम लोग एक से अधिक आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत विभव का मान होगा उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर। तो हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए चित्र में वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग के शीर्षों पर अलग अलग आवेश दिए गए हैं। जैसे पहले शीर्ष पर दिया गया है +4 माइक्रोकुलाम, दूसरे पर दिया गया है +4 माइक्रोकुलाम, तीसरे पर दिया गया -2 माइक्रोकुलाम, और चौथे पर दिया गया है -2 माइक्रोकुलाम। और जितनी भी दूरियां हैं वह किसके बराबर है, 30 सेंटीमीटर के बराबर है। यह 30 है तो यह भी 30 होगा, यह भी 30 होगा और यह भी 30 होगा, क्योंकि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो इसलिए जितनी भी दूरियां हम लोग लेंगे किसके बराबर होगा, यह 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे V1 यानी जो +4 माइक्रोकुलाम है उसके कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर V1 का मान कितना हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान कितना है, तो +4 माइक्रोकुलाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और माइक्रो के लिए क्या लिखा जाएगा, 10⁻⁶। दूरी कितनी है, दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो क्या होगा, 30/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1। हो गया क्लियर। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका मान होता है V1 इक्वल टू, इसका मान कितना होगा, 9 × 10⁻9, और बाकी सब कितना हो गया, ये हो गया है 4 × 10⁻⁻6 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, और नीचे है अभी 3। तो अगर हम लोग 3 से 9 को काटें तो 3 3 के 9 यानी 3 बार में चला गया। अब यदि हम लोग 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो V1 का मान कितना होगा, V1 बराबर हो जाएगा 12 × 10 पर, यह 9 है और ये -6 है, तो बचेगा 3, और 3 में फिर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 4। किसके बराबर हो गया,
12×10⁴ वोल्ट के बराबर यह होगा। उसी तरह से जो V1 है उसी तरह से यह V2 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आवेश का मान उतना ही है, कितना है, +4 माइक्रोकुलाम है। तो V2 का मान भी कितना होगा, V2 का मान हो जाएगा V1 के बराबर। V2 बराबर क्या होगा, V2 बराबर हो जाएगा V1। और V1 का मान कितना है, V1 का मान है 12×10⁴ वोल्ट। कितना है, 12×10⁴ वोल्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब V3 का मान ज्ञात करेंगे। तो V3 का मान ज्ञात करने के लिए सीधे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में मान रखेंगे। तो 1/4πε0 के स्थान पर क्या होगा, 9×10⁹। उसके बाद से जो आवेश है, आवेश का मान कितना है, आवेश का मान है -2 माइक्रोकुलाम है, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 हो जाएगा। और जो दूरी है इस बार भी कितनी है, 3×10⁻1 ही है। तो 3 से अगर काट देंगे 9 को तो हो जाएगा 3, फिर 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो V3 का मान कितना हो जाएगा, V3 का मान हो जाएगा -6×10⁹ और ये -6 है, 3 हो जाएगा। और फिर नीचे से जब यह जाएगा तो हो जाएगा यह 10⁴। कितना हो गया, 10⁴ हो गया। उसी तरह से हाँ, ये 10⁴ वोल्ट के बराबर हो जाएगा। उसी तरह जो V4 का मान है वो भी किसके बराबर होगा, यह V3 के बराबर होगा। V3 का मान कितना था, V3 का मान था -6×10⁴ वोल्ट। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो बिंदु O पर जो विद्युत विभव का मान जो होगा वह इन चारों आवेशों के कारण जो विभव होगा उसके योगफल के बराबर होगा। तो इसलिए अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो V की वैल्यू होगी, जो कुल विभव का मान होगा, वो हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4। सबका मान रखा जाए। V1 का मान कितना है, V1 का मान मिला था हम लोग को 12×10⁴। फिर प्लस V2 का मान कितना है, उसका भी मान सेम उतना ही है, कितना हो जाएगा यह 12×10⁴। फिर वैसे ही जो V3 का मान है वह कितना है, उसका मान है -6×10⁴। फिर उसके बाद से उसी तरह से V4 का मान कितना है, तो -6×10⁴ है। तो अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 12 और 12 24 हो जाएगा। 24 में से 12 घटा देंगे हो जाएगा 12, यानी जो योगफल होगा वह 12×10⁴ वोल्ट के बराबर होगा। कितना हो जाएगा, 10⁴ वोल्ट के बराबर होगा यह। और इसको अगर हम लोग मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मानक रूप में लिखने के लिए ये हो जाएगा 1.2। चूँकि हम लोग मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, आगे से एक अंक छोड़ कर दशमलव लगाते हैं। तो दशमलव एकदम पीछे था, दशमलव को हम लोग को एक अंक इधर लाना पड़ा बाएं तरफ, इसलिए एक पॉजिटिव पावर हम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो गुणे हो जाएगा, यह 10⁴ था और ये हो जाएगा 5, एक बढ़ गया 5 हो जाएगा। यानी जो कुल विभव का मान है वो हो जाएगा 1.2 × 10⁵ वोल्ट के बराबर। हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अगला हेडिंग है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि किसी एकल आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। उसके बाद से देखा गया है कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कितना होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अक्षीय स्थिति में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव हो तो उसके अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 आवेश है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L मान लिया जाए या 2D मान लिया जाए, 2L मान लेते हैं। यहाँ पर एक आवेश है -Q और दूसरा आवेश है +Q। ये कितना है, +Q है। और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है अक्षीय स्थिति में। यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस पर हम लोग को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि जो विभव है वह क्या है, एक अदिश राशि है, तो यहाँ पर दिशा देखने का कोई झंझट नहीं है। बस हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के लिए देखे थे कि अगर यहाँ से बिंदु O से P की दूरी R है, तो अगर इसको हम लोग A मान लें
यह बिंदु क्या है, यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। अगर इसको हम लोग ए मान लें तो ए से पी की दूरी कितनी होगी, यह दूरी हो जाएगी आर माइनस यल के बराबर। कितनी दूरी होगी, आर माइनस यल के बराबर होगी। अगर वही हम लोग बिंदु बी से पी तक की दूरी देखेंगे तो बी से पी तक की दूरी कितनी होगी, तो चूंकि यहाँ तक तो जो दूरी थी वह आर थी, लेकिन इसमें हम लोग और यल बढ़ा दिए तो हो जाएगा यह आर प्लस यल के बराबर। कितना हो गया, आर प्लस यल के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग बिंदु ए पर जो आवेश है प्लस क्यू आवेश, इसके कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस क्यू के कारण विभव। किस पर विभव ज्ञात करना है, तो बिंदु पी पर विभव ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं V1 है और V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है, आवेश है प्लस क्यू। दूरी कितनी है, दूरी है यहाँ पर आर माइनस यल। कितनी दूरी है, आर माइनस यल है, तो यह V1 का मान हो गया। उसी तरह से माइनस क्यू के कारण जो विभव होगा उसका मान कितना होगा, क्यू के कारण विभव मान लेते हैं कि V2 है। जो Q के कारण विभव है वो इसको हम लोग मानेंगे V2 है। और V2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि आवेश कितना है, आवेश यहाँ पर इस बार पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस क्यू। दूरी कितनी है, दूरी है आर प्लस यल। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है आर प्लस यल, तो यहाँ पर लिखोगे आर प्लस यल। या V2 इक्वल टू जो माइनस है उसको हम लोग आगे निकाल देंगे तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हो जाएगा Q/R प्लस यल। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है, अब दिशा उसा कुछ देखना नहीं है, बस हम लोग क्या कर देंगे, सीधे सीधे इन दोनों को बीजगणितीय नियम से जोड़ देंगे। बीजगणितीय नियम से कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले जो कुल विभव का मान होगा P पर कुल विभव, क्या लिखना है, P पर कुल विभव ज्ञात करना है। तो कुल विभव ज्ञात करने के लिए दोनों विभव को जोड़ेंगे। किस रूप में, बीजगणितीय रूप में, यानी चिन्हों का ध्यान देते हुए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। क्या होगा, V1 प्लस V2। V1 का मान हो गया, यहाँ से हम लोग देखेंगे V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और है Q/R माइनस यल। और जो V2 का मान है वह निगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस यल। हो गया क्लियर। अब क्या करना है, अब इन दोनों में से जो भी कॉमन है पहले उस कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। कॉमन कितना निकलेगा, दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर V का मान कितना होगा, V का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q। अंदर कितना बचा है, अंदर बचा है यहाँ पर 1/R माइनस यल बचा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया, Q भी बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर एक बचा और नीचे बचा है R माइनस यल। माइनस यहाँ पर क्या बचा है, तो 1/R प्लस यल बचा है। अब इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे। तो R प्लस यल का अगर हम लोग एक में गुणा कर दें तो हो जाएगा यह R प्लस यल। फिर यदि R माइनस यल का -1 में गुणा करेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यह प्लस R है तो हो जाएगा माइनस R। फिर यहाँ पर जो माइनस यल है वो हो जाएगा प्लस यल। और नीचे जब इन दोनों का गुणा करेंगे, इसका और इसका, तो वर्गांतर वाले सूत्र से एक कोष्टक में प्लस भी है, दूसरे में a माइनस भी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो पद है उसको हम लोग देख रहे हैं कि जो प्लस R है वह कट जाएगा किससे, माइनस R से, और यल दोनों जुड़ जाएंगे। तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2l बनेगा। अब 2l का गुणा कर देंगे Q में, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2QL अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो P होता है वह 2QL के बराबर होता है। कितना होगा, P इक्वल टू होता है 2QL। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर P लिख दें। क्या करेंगे, इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे P। तो V इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पी अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब यदि आर का मान यल से बहुत अधिक हो, यानी यदि आर इज मच ग्रेटर देन यल, तब क्या होगा, आर की तुलना में यल बहुत कम है तो जो यल स्क्वायर होगा वह और भी कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग यल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। क्या मान लेंगे, लगभग इसको 0 के बराबर मान लेंगे। तब जो भी का मान होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान, यहाँ पर आर स्क्वायर तो बचा रहेगा लेकिन यल स्क्वायर का मान अगर हम लोग 0 रख देते हैं तो पी अपान हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। यानी अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का मान होता है वह होता है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर स्क्वायर के बराबर। हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो अगले स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, +q और -q। जो +q आवेश है वह बिंदु A पर स्थित है और जो -q आवेश है वह बिंदु B पर स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। तो यदि हम लोग मध्य बिंदु से दूरी नापेंगे दोनों तरफ की तो l दूरी होगी, यानी यहाँ से इसकी दूरी l और यहाँ से इसकी दूरी l है। अब यदि इसके निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है तो अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो क्या होगा, यदि यह r है और यह l है तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा यह कड़ी में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। हो गया क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु A के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। फिर से यहाँ पर क्या किया जाएगा, बिंदु A के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे +q के कारण या +q के द्वारा P पर विभव ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं कि यह V1 के बराबर है और V1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है, आवेश है Q। दूरी कितनी है, दूरी है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो -q आवेश है इसके द्वारा भी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करेंगे। -q के द्वारा P पर विभव ज्ञात करेंगे। यह विभव का मान कितना होगा, यह विभव हो जाएगा V2 के बराबर और V2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूरी कितनी, आवेश कितना है, आवेश है इस बार -q। तो -q है तो क्यों ना हम लोग पहले ही इस माइनस को लिख दें। तो हो जाएगा यह q अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब क्या करना है, अगर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो P पर जो कुल विभव होगा, कुल विभव वो किसके बराबर होगा, वह इन दोनों विभवों के यानी V1 और V2 के योगफल के बराबर होगा। तो V = हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2। और यहाँ पर हम लोग ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो V1 का मान है वही V2 का मान भी है। अंतर सिर्फ कितना है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। तो एक बार हम लोग रख के देखते हैं क्या होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है लेकिन V2 के आगे माइनस है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस लगा देंगे और हो जाएगा यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ये जो पद दिखाई दे रहे हैं वो दोनों समान है, बस चिन्ह का अंतर है। तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और v का मान मिलेगा हम लोग को 0। v बराबर क्या मिलेगा, v बराबर मिल जाएगा हम लोग को 0। यानी निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का मान होता है किसी द्विध्रुव के वह 0 के बराबर होता है। हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला दिया है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है पहले इसको समझ लिया जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु है, एक है बिंदु A और दूसरा है बिंदु B और इनके बीच की दूरी मान लिया जाए कि डेल्टा L है। कितना है, डेल्टा L है। और यहाँ पर जो विभव है वह है V1 और यहाँ पर है V2। तो अगर हम इससे परिभाषा बनाए, अगर विभव प्रवणता को परिभाषित करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। विभव प्रवणता का पहले हम लोग क्या करेंगे,
फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला के बाद से परिभाषा समझाएंगे। तो विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा V अपान डेल्टा यल। कितना हो जाएगा? डेल्टा V अपान डेल्टा यल के बराबर होता है। अगर हम लोग परिभाषा के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उनके बीच की दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उनके बीच की दूरी के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। हो गया क्लियर? यहाँ पर जो डेल्टा V है उसको हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1। क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1 लिख देंगे, या VB माइनस VA भी लिख सकते हैं। अगर इनके बीच की दूरी पूरी यल है तो V2 माइनस V1 अपान यल भी लिखा जा सकता है, विभव प्रवणता का मान। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। क्या पढ़ना है कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश है Q। आवेश कितना है? Q है। यहाँ पर कोई आवेश Q है और यहाँ पर कोई आवेश है Q0 जो कि A से B तक लाया जा रहा है। पहले बिंदु A पर था। यह आवेश कितना है? यह बिंदु आवेश है जो वह Q0 के बराबर है। उसके बाद से इसी आवेश को हम लोग dx दूरी इधर लेकर चले आए, या डेल्टा x दूरी हम लोग इधर ला दिए। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, dx नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, अभी डेल्टा x लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा x दूरी इधर विस्थापित किया गया। तो जब इस आवेश को हम लोग और इधर लेकर आते हैं तो इस पर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जो यह आवेश है इसको ढकेलेगा और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य होगा डेल्टा W जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा F इंटू माइनस डेल्टा यक्स के बराबर होगा। कितना हो जाएगा? F इंटू माइनस डेल्टा यक्स के बराबर होगा। अब यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, कितनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E के बराबर हो अगर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा W बराबर, हम लोग जानते हैं कि जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, वो Q इंटू E के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग परीक्षण आवेश लिए हैं तो यहाँ पर Q0 लिखना पड़ेगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा Q0 इंटू E। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q0 इंटू E, और जो माइनस है उसको हम लोग आगे लिख देंगे, और यहाँ पर बचा है डेल्टा यक्स। अब क्या करना है, जो Q0 है उसको इधर भेजेंगे। तो जब Q0 को इधर भेजेंगे तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा, डेल्टा W अपान Q0 बराबर हो जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा यक्स। हो गया क्लियर? अब जो डेल्टा W अपान Q0 है उसको हम लोग डेल्टा V लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि V बराबर पड़े थे W अपान Q0 होता है। तो यहाँ पर डेल्टा W है तो यहाँ पर जो V होगा उसको भी हम लोग को डेल्टा में लिखना पड़ेगा, यानी परिवर्तन ही लिखना पड़ेगा V में। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा यक्स। अब यदि यहाँ से हम लोग E का मान ज्ञात करें तो E का मान क्या होगा? E का मान हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा यक्स। 75 कर देंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा यक्स। हो गया क्लियर? अब यदि जो ये परिवर्तन है अल्प परिवर्तन हो, अगर अल्प परिवर्तन हो तब क्या करेंगे? अल्प परिवर्तन के लिए हम लोग दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। हाँ, अब यदि यहाँ पर जो परिवर्तन है क्या है? अल्प है, यानी डेल्टा यक्स टेंस टू अगर 0 हो तब हम लोग क्या लिखेंगे? तब E बराबर लिख देंगे माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा V अपान डेल्टा यक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जो यक्स में परिवर्तन है अति सूक्ष्म होता जा रहा है, बहुत ही छोटा होता जा रहा है, यानी 0 के लगभग करीब होता जा रहा है, तब ये जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? तब उसको हम लोग अवकलज के रूप में लिख सकते हैं, अवकल गुणांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी डेल्टा के स्थान पर अब हम लोग D लिखेंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा माइनस DV अपान DX। कितना होगा? E बराबर हो जाएगा माइनस DV अपान DX। यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है वह किसी बिंदु पर विभव के अवकलन के
यानी अवकल गुणांक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। कैसे बोलेंगे? जो विद्युत क्षेत्र है वह किसी बिंदु पर विद्युत विभव के अवकल गुणांक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। हो गया क्लियर? चलिए अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक आगे न्यूमेरिकल दे दिया गया है कि किसी क्षेत्र का विद्युत विभव v बराबर 3x² + 7x - 10 है। तो x बराबर 5 मीटर पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग देखे थे कि जो v होता है, विद्युत विभव नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। विद्युत विभव तो दिया गया है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग देखे थे कि E बराबर होता है -dv/dx। क्या हो जाएगा? -dv/dx होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग v का अवकलन करें x के सापेक्ष तो E बराबर कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यदि इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो 2 नीचे उतरेगा, 6 हो जाएगा और x पर एक घात कम हो जाता है। जब हम लोग अवकलन करते हैं तो जो पावर होता है, अगर ये अलजेब्रिक है यानी किसी चर के घात के रूप में है, चर पर किसी अचर घात रूप में है, तो क्या करते हैं, जो घात होता है उसको उतार देते हैं नीचे, यानी यह गुणांक के रूप में आ जाता है। 2 आगे आ जाएगा तो 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और एक घात कम कर देते हैं। तो यदि x पर 2 घात है तो एक घात कम कर दिए, एक बचा, लेकिन एक को हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ पर 6x हो गया। उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जब x है तो x का जब अवकलन करेंगे तो 1 होता है। x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पर पहले से 7 गुणांक था तो 7 तो रहेगा ही, तो 7 और 1 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? यह 7 हो जाएगा। फिर जो -10 है वह एक अचर संख्या है और अचर संख्या का अवकलन गुणांक जो होता है वह हमेशा 0 के बराबर होता है। तो इस पद को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि 10 का अवकल गुणांक हो जाएगा 0। अब ई का मान इतना मिल गया, लेकिन हम लोग को ज्ञात करना x बराबर 5 मीटर पर। किस पर ज्ञात करना? x बराबर 5 मीटर पर ई का मान ज्ञात करना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हो जाएगा यह -6 × 5 और +7, कितना हो गया? ये हो गया 30 और ये हो गया 7, ये हो जाएगा, तब ई का मान हो जाएगा -37 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना होगा? न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होगा। हो गया क्लियर? इस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है समविभव पृष्ठ। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें समविभव में 2 शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है सम और दूसरा आ रहा है विभव। सम मतलब होता है बराबर, समान, और विभव मतलब हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। तो अब हम लोग एक ऐसा पृष्ठ खींचते हैं, मतलब एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो जिन बिंदुओं पर, किसी पृष्ठ के जिन बिंदुओं पर, मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। कैसे बताएंगे परिभाषा इसका? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो चालक होते हैं, जो धातु होते हैं, उन पर उनका जो पृष्ठ होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठ पर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर कोई अनियमित आकार का कोई चालक है, इसका जो पृष्ठ होगा प्रत्येक बिंदु इसका समान विभव पर होगा, समविभव पृष्ठ पर होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर विभव अधिक है और यहाँ पर विभव कम है, तो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से कम विभव की तरफ होता है। इस बात को ध्यान देना है कि आवेश का प्रवाह यानी जो धन आवेश होगा उसका प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगा। इतना बस दिमाग में बैठा लेना है। अगर ऋण के लिए पूछ दिया जाए तो इसी का उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या हो जाएगा कि जो ऋण आवेश होता है वह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गतिमान होता है, लेकिन जो धनावेश होगा वह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गतिमान होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर विभव अधिक है और यहाँ पर विभव कम है। तो चूंकि चालक है और चालक में आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र होते हैं इसलिए अगर यहाँ पर अधिक विभव है तो आवेश क्या होगा? आवेश स्थानांतरित होकर यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर विभव कम हो जाएगा, यहाँ पर विभव अधिक हो जाएगा, और इस तरह से थोड़ी देर में पूरे पृष्ठ का विभव समान हो जाता है। हो गया क्लियर? समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो किसी पृष्ठ के अगर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे समविभव पृष्ठ के गुण।
क्या देखना है, समविभव पृष्ठ के गुण। जिसमें क्या बताया गया है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का जो विभवांतर होता है वह शून्य होता है। इसको समझ लिया जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अभी हम लोग क्या देखे थे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि दो बिंदु है, तो अगर यहाँ पर 10 वोल्ट विभव है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट ही विभव होगा, है कि नहीं, क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान है। तो जब समान विभव है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा। अब चूंकि अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करें, अगर इसके बीच का विभवांतर ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों बिंदुओं पर जो विभव है उसका अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। अब यदि 10 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। यानी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के बीच का जो विभवांतर होता है वह शून्य होता है। हो गया क्लियर पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि अगर हम लोग किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को स्थानांतरित करें तो जो किया गया कार्य होगा वह शून्य होगा। अब यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग किसी आवेश को लेकर जा रहे हैं तो जो किया गया कार्य होता है वह शून्य होता है। क्यों ऐसा होता है, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि अगर समविभव पृष्ठ है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। जैसे यहाँ पर अब मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी विभव कितना है, 5 वोल्ट है, और यहाँ पर भी विभव 5 वोल्ट है। अब यदि किसी आवेश को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रहे हैं तो जो किया गया कार्य होगा वह किसके बराबर होगा, यह कार्य हो जाता है Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। जो किया गया कार्य होगा वह किसके बराबर होगा, Q इंटू डेल्टा V के बराबर होगा। यहाँ पर आवेश जो भी हो, आवेश का मान जो भी लिया जाए, चूँकि विभवांतर शून्य है तो विभवांतर शून्य से गुणा करना पड़ेगा, और जब शून्य से गुणा करेंगे तो W का मान 0 हो जाएगा। यानी अगर समविभव पृष्ठ है तो उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी भी आवेश को हम लोग लेकर जाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वह शून्य होगा। हो गया क्लियर, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर विभवांतर शून्य होता है तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे कि हम लोग पहले ही इसके पहले वाले चैप्टर में देखे थे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत हैं तो चूंकि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए जो क्षेत्र होगा वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा। अगर यह समविभव पृष्ठ है तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वह इसके हमेशा लंबवत होगा, हमेशा 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलेगा। हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में दिया है कि जो चालक की सतह होता है हमेशा समविभव पृष्ठ पर होता है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो चालक का सतह होगा हमेशा क्या होगा, समविभव पृष्ठ पर होगा। जैसे यहाँ पर कोई चालक है, अब चूंकि चालक में जो आवेश होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकते हैं। अब चूंकि देखो जितने भी आवेश इसमें हम लोग डालेंगे या स्थानांतरित करेंगे वो सभी आवेश क्या हो जाते हैं, वो सभी आवेश पृष्ठ पर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर यहाँ पर 2 आवेश छोड़ दिए जाए वैसे स्वतंत्र तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और ये अपने प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे और दूर होने के चक्कर में सभी किनारे पर आकर लग जाएंगे, यानी पृष्ठ पर आ जाएंगे। अब यदि यहाँ पर विभव अधिक हो गया, यहाँ पर विभव अधिक हो गया और यहाँ पर विभव कम हो गया तो जो आवेश होगा यहाँ से कुछ आवेश यहाँ पर चले आएंगे, क्योंकि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो आवेश यहाँ से यहाँ पर चले आएंगे और थोड़ी ही देर में ये पूरा संतुलन में हो जाएगा, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट है कि ये प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उसी तरह से जो समविभव पृष्ठ होता है वह भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। हो गया क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विभिन्न प्रकार के समविभव पृष्ठ, यानी हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार के समविभव पृष्ठ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला नंबर है गोलीय समविभव पृष्ठ, यानी हम लोग यह देखेंगे कि कब गोलीय समविभव पृष्ठ प्राप्त होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी समतल में कोई बिंदु हो तो इससे समान दूरी पर अगर स्थित बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात करना हो तो क्या होगा, वो एक वृत्त होगा। और जो समविभव पृष्ठ होता है
अगर यहाँ पर कोई बिंदु है तो इससे समान दूरी पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे, इससे समान दूरी पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो सभी समान विभव पर होंगे, क्योंकि दूरी के बीच की समान है। तो समान दूरी पर है तो विभव भी समान होगा। तो अगर हम लोग एक बिंदु ले लें समतल में, तो इससे समान दूरी पर स्थित जो बिंदु होंगे वह समविभव पृष्ठ पर होंगे। यानी इससे जो वृत्त बनेगा, इसके चारों तरफ जो वृत्त बनेगा इस बिंदु को केंद्र मानकर, वही क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। लेकिन यह तो किसके लिए था, समतल के लिए था। समतल में यह पृष्ठ नहीं बनाएगा जब, बल्कि एक रेखा बनाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग एक आकाश में भी कल्पना कर सकते हैं। यानी स्पेस में अगर कोई बिंदु स्थित है तो इसके चारों तरफ जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कैसा होगा, गोलीय होगा। कैसा होगा, यह एक गोलीय समविभव पृष्ठ होगा। हो गया क्लियर। और जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी, जो विद्युत बल रेखाएं होंगी, हमेशा इसके लंबवत होकर निकलेंगी। तो गोलीय पृष्ठ कब बनेगा, जब आवेश बिंदु आवेश हो। अगला पॉइंट है बेलनाकार समविभव पृष्ठ। बेलनाकार समविभव पृष्ठ कब मिलता है, अब यदि जो आवेश है वह रेखीय है। कैसा है, रेखीय है। अगर आवेश रेखीय है, जैसे अगर यहाँ पर कोई रेखा खींच दिया गया, इस पर कोई आवेश है, जितने भी आवेश हैं इस रेखा के अनुदिश ही वितरित हैं, तो जो समविभव पृष्ठ होगा वह बेलनाकार होगा। क्योंकि बेलन का जो पृष्ठ होता है वह इसके अक्ष से समान दूरी पर स्थित होता है, और जब समान दूरी पर स्थित है तो इस पर विभव भी समान ही होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा। तो अगर कोई आवेश रेखीय है तो इसका समविभव पृष्ठ बेलनाकार बनता है। कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। उसके बाद से जो तीसरा है वह है समांतर। यानी समविभव पृष्ठ समांतर कब होंगे, तो समांतर तब होंगे जब एक समान विद्युत क्षेत्र हो। और हम लोग जानते हैं कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र होता है तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। और हम लोग यह भी पढ़े हैं कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो इन रेखाओं के लंबवत एक पृष्ठ ऐसा होगा जो इनसे 90 अंश के कोण पर स्थित होगा। हो गया क्लियर। यानी इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी क्या होंगे, समविभव पृष्ठ पर होंगे, और ये एक समांतर समविभव पृष्ठ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर भी जो विभव का मान होगा, एक मिनट, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी समविभव पृष्ठ होगा, और ये समविभव पृष्ठ एक दूसरे के समांतर होंगे। क्लियर हो गया। यानी अगर वैद्युत बल रेखाएं समांतर हैं तो जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो भी आपस में समांतर होंगे। हो गया क्लियर ना। अगला पॉइंट देखा जाए। अगला पॉइंट दिया गया है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें क्या बताया गया है कि आवेशों को अनंत से किसी निश्चित दूरी तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें क्या है, अगर दो आवेश लिए गए हों, दो हो आवेश या दो से अधिक हो, अगर उनको हम लोग अनंत दूरी से, क्योंकि जब अनंत दूरी पर होंगे तो उनके बीच में कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा, लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग दूरी को कम करते जाएंगे तो एक वैद्युत बल कार्य करेगा, और वैद्युत बल के विरुद्ध हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। और वैद्युत बल के विरुद्ध जो हम लोग कार्य करेंगे उसी कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि जो किया गया कार्य होता है वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है Q2। एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेंगे कि इन दोनों को अनंत से लाने में, हाँ सबसे पहले हम लोग यह मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। अब अनंत से इसको, इन दोनों को r दूरी पर लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि Q1 के कारण Q2 पर विभव का मान कितना है। तो जो V1 होगा वो हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r के बराबर होगा। जो V1 का मान होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r के बराबर होगा। अब यदि हम लोग को कार्य ज्ञात करना है तो जो कार्य होगा, यानी अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य का मान होगा वह किसके बराबर हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे W बराबर होता है Q × V, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आवेश लेंगे Q2 और जो विभवांतर लेंगे वह V1 के बराबर होगा। W बराबर क्या हो जाएगा, Q2 × V1।
तो W का मान यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q2 इंटू V1 का मान अभी भी लोग याद किए हैं, ये हो गया है 1/4πε0 Q1/R। कितना है? Q1/R है, और यहाँ पर है Q2। अब इन दोनों का अगर गुणा कर दिया जाए, दोनों का गुणा कर देंगे तो जो W का मान होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1Q2/R। कितना हो जाएगा? Q1Q2/R के बराबर होगा। लेकिन यह तो किया गया कार्य है, अब यही कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा U बराबर W, और W का मान हम लोग क्या ज्ञात किए हैं? W का मान ज्ञात किए हैं 1/4πε0 Q1Q2/R। कितना है? Q1Q2/R के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं दो आवेशों के निकाय की। इसमें सिर्फ दो ही आवेश हैं। हो गया क्लियर? अब ऐसे ही हम लोग अगर दो से अधिक आवेश हो तो उसके लिए भी स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि तीन आवेश है। तीन आवेश क्या है? एक यहाँ पर है Q1, यहाँ पर है Q2 और यहाँ पर है Q3। यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी है उसको मान लिया जाए कि यह R12 है, यह R23 है और यह R13 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आवेश होंगे उन सभी के बीच जितनी भी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी उन सबको लिख के जोड़ देंगे। जैसे अगर हम लोग Q1 और Q2 की स्थितिज ऊर्जा लिखें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा U12 = 1/4πε0 Q1Q2 दूरी कितनी है? तो दूरी हम लोग मान लेंगे R12, 1 से लेकर 2 तक की दूरी है। उसी तरह से जो U23 होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q2 इंटू Q3/R23 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग U13 लिखें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1Q3/R13। हो गया क्लियर? अब अगर हम लोग को पूरा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, यानी कुल स्थितिज ऊर्जा अगर ज्ञात करनी हो तो सभी को जोड़ देंगे। जितने भी ऐसे कम्बिनेशन बनने होंगे इन सभी कम्बिनेशन को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग U का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0। इन सभी में 1/4πε0 कॉमन है, तो क्यों ना हम लोग पहले ही कॉमन ले लें। तो कॉमन अगर ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा Q1Q2/R12, यानी पहले और दूसरे के बीच की दूरी हो जाएगी यहाँ पर R12। फिर उसके बाद से Q2Q3/R23, फिर उसके बाद से Q1Q3/R13। इसके बराबर हो जाएगा U का मान। हो गया क्लियर? अब इससे अधिक भी अगर आवेश होंगे तो ऐसे ही हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उनके बीच की दूरी से भाग देते हुए और उन दोनों आवेशों का गुणा करते हुए स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेंगे। हो गया क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। आगे एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है। इसमें बोला गया कि चार आवेश Q1 बराबर 1 माइक्रोकुलाम, Q2 बराबर 2 माइक्रोकुलाम, Q3 बराबर -3 माइक्रोकुलाम तथा Q4 बराबर 4 माइक्रोकुलाम 1 मीटर भुजा के वर्ग के शीर्षों पर रखे हैं। आवेश के इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक वर्ग है। वर्ग क्या है? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे। एक वर्ग दिया गया है और उसके कोनों पर चार आवेश हैं। आवेश कौन कौन से हैं? आवेश यहाँ पर पहला आवेश है 1 माइक्रोकुलाम। यहाँ पर जो ये वाला आवेश है वह 1 माइक्रोकुलाम के बराबर है। फिर जो दूसरा आवेश है वह 2 माइक्रोकुलाम के बराबर है। फिर जो तीसरा आवेश है वह है -3 माइक्रोकुलाम के बराबर। और फिर यहाँ पर जो चौथा आवेश है वह किसके बराबर है? वह है 4 माइक्रोकुलाम के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यह A है
यह बी है, यह सी है और यह बिंदु डी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, ए और सी के साथ बन सकता है, ए और डी के साथ बन सकता है। उसी तरह से बी और सी के साथ बन सकता है, बी और डी के साथ बन सकता है, और ऐसे ही सी का डी के साथ बन सकता है, और फिर सी का ए के साथ बन सकता है। हो गया क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यू ए बी देखेंगे। क्या देखा जाएगा? पहले हम लोग देखेंगे यू ए बी का मान कितना हो जाएगा। यू ए बी का मतलब क्या हुआ कि इनके और इनके द्वारा जो स्थितिज ऊर्जा है वह कितनी है। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो गया क्यू ए इंटू क्यू बी अपान आर ए बी, इतना हो गया। अगर इसका हम लोग मान रखें तो हो जाएगा यह 9 गुणे 10/9, और गुणे इसका मान कितना होगा, क्यू ए का मान कितना है, क्यू ए का मान है 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 गुणे 10⁻6 हो गया। और फिर बी का मान कितना है, जो क्यू बी का मान है वो कितना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻6 हो जाएगा, बट्टा इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। यह दूरी कितनी है, प्रत्येक भुजा 1 मीटर के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा यह पूरा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा यह, यहाँ पर 10⁻6 है, यहाँ पर 10⁻6 है, तो 10⁻12 हो जाएगा। सबसे पहले तो 2 और 9 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यह 18, 9 और 2 का गुणा कर दिए हो गया 18। अब जितने भी 10 के पावर के रूप में हैं उनको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर -12, तो हो जाएगा -3। इतना जूल स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर होगी। फिर ऐसे ही हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, ऐसे ही ज्ञात करेंगे यू बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीधे हम फार्मूला का प्रयोग न करते हुए सीधे मान रखेंगे, तो हो जाएगा यह 9 गुणे 10/9 हो गया। फिर Q1 का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 गुणे 10⁻6 गुणे यहाँ पर है -3 गुणे 10 यहाँ पर 6 हो गया, बट्टा दूरी यहाँ पर भी कितनी है, दूरी यहाँ पर है 1। हो गया क्लियर? इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि यह प्लस है, यह प्लस है, लेकिन यह माइनस है, तो इन सबका गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18 और 18 दूना 36, 18 3 54 हो जाएगा, और लेकिन यह निगेटिव में रहेगा, ये हो जाएगा -54, और 10/9 है और यहाँ पर -12, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो -12 हो जाएगा। तो अब भी 10⁻³ जूल ही ऊर्जा होगी। और आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे अभी कॉम्बिनेशन बनने बाकी हैं, तो हम लोग ज्ञात करेंगे, किसका मान ज्ञात करेंगे, अब ज्ञात किया जाएगा यू सी डी का मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात किया जाएगा, यू सी डी का मान ज्ञात करेंगे। तो जब यू सी डी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10/9, आवेश कितना है, सी पर आवेश है -3 माइक्रोकुलाम है, तो 10⁻6 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर जो आवेश है वह 4 माइक्रोकुलाम के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 10⁻6, बट्टा इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 1 है। अब अगर इन सब का गुणा कर दिया जाए तो फिर से इस बार माइनस ही आने वाला है, तो हो जाएगा यह 9 और 3 का गुणा कर देंगे 27, 27 और 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 108, यानी हो जाएगा पूरा -108 गुणे 10 फिर से ये कितना हो जाएगा, 10 ही बचेगा। इतना जूल स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर मिली, ये हो गया। अब अगला क्या है, अगला हम लोग देखेंगे कि यू ए डी का मान कितना होगा या यू डी ए का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि पहले यहाँ दोनों के पास आवेश कितना है, ए और डी पर आवेश कितना है। तो यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पर डी माइक्रोकुलाम है, 4 माइक्रोकुलाम है। तो क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। अब ये हो जाएगा यू कितना होगा, यू डी ए बराबर, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 9 गुणे 10/9, 9 गुणे 10/9, और उसके बाद से जो आवेश है
वो है 4 माइक्रो कूलाम, तो 4 गुणे 10 पर माइनस 6 हो जाएगा। और ऊपर कितना था, तो 1 माइक्रो कूलाम था, तो 1 गुणे 10 पर माइनस 6 हो जाएगा, बट्टा 1 था या 2 था, कितना है, 1 माइक्रो कूलाम है, सही है। तो अब इसमें हम लोग किससे भाग देंगे, 1 से भाग दे देंगे। अब अगर इन सभी को हल किया जाए तो यू डी ए का मान हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 और 1 का गुणा करेंगे तो 36 ही होगा। तो ये हो गया 36 गुणे 10 पर, यहाँ पर भी 9 और -12 कितना होगा, -3 जूल ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होगी। अब कहानी यहीं तक नहीं है, अभी तो 4 में से सीधे सीधी कॉम्बिनेशन बने हैं, मतलब इसके और इसके बीच का बना है, फिर इसके और इसके बीच का बना है, फिर इसके और इसके बीच का, मतलब ऐसे ही हम लोग भुजा के अनुदिश अभी संबंध बनाए हैं। लेकिन विकर्ण के अनुदिश भी अभी हम लोग संबंध बना सकते हैं, जैसे ए और सी के बीच का भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ए और सी के बीच का कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर इसी तरह से बी और डी के बीच का भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर यह एक हो, यह एक हो, तो जो विकर्ण मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए वो कितना हो जाएगा, यह कड़ी में 2 के बराबर होगा। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाए तो ये जो ए सी होगा उसका मान कितना होगा, कड़ी में 2 के बराबर होगा, और जो बी डी होगा उसका भी मान कितना होगा, कड़ी में 2 के बराबर होगा। तो अगर हम लोग यू ए सी ज्ञात करना चाहते हैं तो आवेश कितना है, यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम है, यहाँ पर -3 माइक्रो कूलाम है, तो कॉम्बिनेशन बनाया जाए इसके लिए भी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू ए सी बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 पर 9, यहाँ पर आवेश कितना है, यहाँ पर आवेश है 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 गुणे 10 पर -6 हो गया। फिर गुणे यहाँ पर आवेश कितना है, यहाँ पर है -3 गुणे 10 पर -6 हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो यू ए सी का मान हो जाएगा कितना, यू ए सी बराबर हो जाएगा 9 और 1 का गुणा करेंगे 9 होगा, फिर 9 और 3 का गुणा कर देंगे तो 9 3 27 हो गया। लेकिन यहाँ पर माइनस है जिसकी वजह से ये पूरा माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो हो गया 27 और गुणे। हाँ एक बात और है, यहाँ पर जो दूरी होगी वह 1 के बराबर अब नहीं होगी, अब यहाँ पर जो दूरी है वह कड़ी में 2 के बराबर है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया 27 और नीचे हो जाएगा बट्टा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हो गया इंटू 10⁻³ जूल हो गया। यहाँ तक हो गया क्लियर। और ऐसे ही हम लोग यू बी डी का मान भी ज्ञात करेंगे। यू बी डी का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, यू बी डी बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 पर 9, फिर गुणे यहाँ पर कितना है 2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 गुणे 10 पर -6 हो गया। फिर यहाँ पर 4 माइक्रो कूलाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 10 पर -6, 4 गुणे 10 पर माइनस यहाँ पर 6 हो गया, बट्टा दूरी कितनी है, दूरी है इस बार भी दूरी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर ही है। अब यदि इन दोनों को, इन सभी को सॉल्व किया जाए तो 9 और 2 का गुणा करेंगे 18, 18 और 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यू बी डी बराबर हो गया 72 बटा कड़ी में 2 और गुणे 10 पर -3। हो गया क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मान ये ज्ञात किए हैं इन सभी को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, तो बीजगणितीय नियम के अनुसार जोड़ना है, यानी प्लस माइनस का ध्यान देते हुए जोड़ देना है। तो अगर हम लोग को कुल स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। कुल स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करना हो तो U का मान ज्ञात करेंगे, और U का मान कितना हो जाएगा, सबको जोड़ना है। तो जो पहला मान था वो किसके बराबर था, जो पहला मान था वह आया था 18 गुणे 10 पर -3 के बराबर। कितना है, 18 गुणे 10 पर -3। फिर उसके बाद से दूसरा मान क्या था, दूसरा मान शायद हाँ ये आया है -54 गुणे 10 पर -3। तीसरा है -1
-108 गुणे 10 पर -3। ऐसे हम लोग क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। क्या दिया है, दूसरा मान दिया है -54 गुणे 10 पर -3। दूसरा मान क्या था, तीसरा मान क्या था, तीसरा मान था -108 गुणे 10 पर -3। उसके बाद से चौथा मान कितना है, चौथा मान हम लोग यहाँ पर देखे थे, कितना है, 36 गुणे 10 पर -3 है। तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा यह प्लस में 36 गुणे 10 पर -3। उसके बाद से पांचवा मान कितना है, पांचवा मान हम लोग यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर निकाले थे, ये आया था -27 बट्टा कड़ी में 2 गुणे 10 पर -3। -27 बट्टा कड़ी में 2 गुणे 10 पर -3। अगला मान क्या था, लास्ट वाला, लास्ट वाला मान मिला था हम लोग को 72 बट्टा कड़ी में 2 और गुणे 10 पर -3। कितना था, ये था 72 बट्टा कड़ी में 2 और गुणे 10 पर -3। अब चूंकि सब में हम लोग देख रहे हैं कि जो 10 पर -3 वाला पद है वो सब में है, तो क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए और बाकी को क्या करेंगे, बाकी को आपस में जोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर -54 है, यहाँ पर -108 है और यहाँ पर 36 है। तो 18 में अगर हम लोग 36 जोड़ दें तो 54 होगा, 54 से -54 कट गया, यहाँ पर बचा -108। मतलब अगर ये दोनों मिलेंगे 36 और जो 18 है ये मिलकर 54 होगा, 54 दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस -54 को काट देंगे तो क्या बचा है, u बराबर बचा है -108 गुणे 10 पर -3। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिसके नीचे कड़ी में 2 है, यहाँ पर 72 है, 72 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये पॉजिटिव में बचेगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। और फिर यहाँ पर बचा है 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी 45 हो गया बट्टा कड़ी में 2 गुणे 10 पर -3। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, 10 पर -3 को कॉमन ले लेंगे और इसको लिख देंगे u बराबर 45 बट्टा कड़ी में 2 -108 गुणे 10 पर -3 के बराबर हो जाएगा, यानी इतनी कुल ऊर्जा हो जाएगी इस पूरे निकाय की। हो गया क्लियर। अगर इसको हम लोग एक ही स्लाइड में देखना चाहें तो शायद उतना क्लियर तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। नहीं क्लियर हो रहा है, इसको थोड़ा सा पतला किया जाए। क्या करना है, लाइन को थोड़ा अगर पतला किया जाए तो शायद स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। दे रहा है दिखाई, तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये जो पूरा चैप्टर था विद्युत विभव से संबंधित वो पूरा क्लियर हो गया, पूरा समाप्त हो गया। अब आप लोग का काम है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल के लिए फिर से तैयार रहिए। कल वाले टॉपिक के लिए, कल वाले चैप्टर के लिए फिर से आगे वीडियो बनाई जाएगी और पूरा चैप्टर आप लोग का कवर कराया जाएगा, पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा। तो परीक्षा तक इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, क्या करना है, बस पढ़ाई पर ध्यान देना है और वीडियो को देखते रहिए, तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस भी साथ में करते रहिए।